नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने विशाल भारत पर करीब करीब 200 साल तक राज कैसे कर लिया? इसका एक बहुत बड़ा राज था उनकी प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी, यानी इंडियन सिविल सर्विस। चलिए आज इसी की कहानी को जरा खोलकर समझते हैं। इसे यूं ही साम्राज्य का स्टील फ्रेम नहीं कहा जाता था। सोचिए, ये एक ऐसी उपमा है जो साफ साफ दिखाती है कि ये सर्विस पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए कितनी कितनी जरूरी थी। तो सवाल ये उठता है कि ये स्टील फ्रेम आखिर गढ़ा कैसे गया। देखिए, बात सीधी सी थी। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश पर काबू रखने के लिए अंग्रेजों को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और पूरी तरह से वफादार सिस्टम की जरूरत थी। और इस पूरे सिस्टम के टॉप पर थी कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। ये वो एलीट अधिकारी थे जो एक खास कोवेनेंट या कह लीजिए कि एक अनुबंध पर साइन करते थे। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि शुरुआत में इसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय ही शामिल हो सकते थे। इस सर्विस की जो असली नींव रखी वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने अधिकारियों की सैलरी बढ़ा दी, प्राइवेट ट्रेड और रिश्वतखोरी पर सख्त पाबंदी लगा दी और प्रमोशन का आधार बनाया सीनियरिटी को। बस यहीं से एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी का ढांचा तैयार होना शुरू हो गया। पर इस एकदम सॉलिड दिखने वाले फ्रेम में एक बहुत बड़ी दरार थी। एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई थी जिसने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन के ऊंचे पदों से बाहर रखा। अंग्रेजों का रवैया कुछ ऐसा था कि भारतीय ऊंचे पदों के लिए ना तो काबिल हैं, ना ही भरोसे के लायक। यही सोच भारतीयों को बाहर रखने का एक बड़ा बहाना थी। और सच तो ये भी था कि उन आकर्षक पदों के लिए यूरोपीय लोगों में भी जबरदस्त होड़ मची हुई थी। फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट। कागज पर तो इसने ओपन कंपटीशन और मेरिट के आधार पर भर्ती का वादा किया, लेकिन असलियत में इस वादे के साथ कई ऐसी शर्तें जुड़ी थीं जो इसे प्राय नामुमकिन बना देती थीं। अब आप देखिए कि भारतीयों के लिए रास्ता जानबूझकर कैसे मुश्किल बनाया गया। 1859 में इस परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र थी 23 साल। ठीक अगले ही साल 1860 में इसे घटाकर 22 साल कर दिया गया। और कुछ साल बाद 1866 में ये और घटकर 21 पर आ गई। और हद तो तब हो गई जब 1878 में लॉर्ड लिटन ने इसे घटाकर सिर्फ 19 साल कर दिया। आप सोचिए, भला 19 साल की उम्र में कोई इसकी तैयारी कैसे करता? ये तो लगभग नामुमकिन था। और मुश्किलें सिर्फ उम्र तक ही नहीं रुकी। जरा सोचकर देखिए, ये परीक्षा होती थी सिर्फ लंदन में। मतलब एक भारतीय उम्मीदवार को पहले तो एक बहुत ही महंगा समुद्री सफर करना पड़ता था। फिर वहां जाकर जो सिलेबस पढ़ना था उसमें ग्रीक और लैटिन जैसे यूरोपियन क्लासिक्स थे जो भारतीयों के लिए एकदम नए थे। और ये सब कुछ देना होता था अंग्रेजी में, जो उनकी दूसरी भाषा थी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भारतीयों ने हिम्मत नहीं हारी और यहीं से शुरू हुआ अपने हक के लिए, सिस्टम में बराबर की जगह पाने के लिए एक लंबा संघर्ष। और फिर वो साल आया 1863, जब इस संघर्ष को अपनी पहली बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। वो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। उनकी ये कामयाबी सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत थी कि भारतीय किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। लेकिन हाँ, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे आया। कई दशक लग गए, कई कमीशन बैठे और उनकी सिफारिशों के बाद जाकर कहीं ये दरवाजे धीरे धीरे खुलने शुरू हुए। आप इस सफ़र की धीमी रफ्तार का अंदाज़ा लगाइए। पहले 1886 में एटकिंसन कमीशन ने उम्र सीमा वापस 23 साल करने की बात कही। फिर कई सालों बाद 1912 में इस्लिंगटन कमीशन ने सिफारिश की कि 25% ऊंचे पद भारतीयों को दिए जाएं। और आखिरकार 1924 में जाकर ली कमीशन ने इंडियनाइजेशन के लिए एक ठोस प्लान सामने रखा। ये जो ली कमीशन का प्रस्ताव था ना, ये एक तरह से गेम चेंजर था। इन्होंने एक सीधा साधा 40-40-20 का फॉर्मूला दिया। मतलब 40% भर्ती ब्रिटिश लोगों की, 40% सीधे भर्ती किए गए भारतीयों की और बाकी 20% प्रांतीय सेवाओं से प्रमोट होकर आए भारतीयों की। और शायद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह हुई कि ली कमीशन की सिफारिशों पर भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना और 1928 में इतिहास में पहली बार ये परीक्षा लंदन की बजाय भारत में दिल्ली में आयोजित की गई। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर में ये इंडियन सिविल सर्विस अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर गई?
सच कहूं तो ये एक काफी उलझी हुई और विरोधाभासी विरासत है। एक तरफ तो इसमें कोई शक नहीं कि इसने देश को एक एकीकृत और कुशल प्रशासनिक ढांचा दिया जो आज भी काम कर रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि इसका असली मकसद तो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की सेवा करना था, और इसीलिए भारतीयकरण की प्रक्रिया को जानबूझकर दशकों तक धीमा रखा गया। यहां तक कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जब फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिए गए, उसके बाद भी जो आखिरी कंट्रोल था, जो असली ताकत थी, वो अंग्रेजों के ही हाथों में रही। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा स्टील फ्रेम जिसे बनाया ही गया था एक कॉलोनी पर हुकूमत करने के लिए, उसकी विरासत आज की आज़ाद भारत की पब्लिक सर्विस को किस तरह से प्रभावित करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।